हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एंड आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। ये क्लास हमारी यूजुअल क्लास से बिल्कुल अलग है। हम रोज डेली मंडे से सैटरडे 10 बजे लाइव आते हैं। सैटरडे को हम मैराथन करते हैं। डेली क्लासेस हम 1.5 घंटे की पढ़ते हैं, जहाँ पर हम डिटेल्ड चीजें पढ़ते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है फास्ट फॉरवर्ड रहने वाली है, एज इन ये बहुत तेज पढ़ाऊंगी मैं आपको। बस आपको चीजें सुनते जानी है और उन सवालों का जवाब फटाफट करना है। इससे आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस करने की हैबिट हो जाएगी, क्योंकि अगले 1.5 महीने में जो आपके पास बचा हुआ है आपकी एक रिदम बन जाएगी। आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और आपका पेपर नहीं छूटेगा और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टारगेट कर पाओगे। आज का हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट है। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, अगर इसमें से 50 क्वेश्चन भी 5 आ गए तो अपना काम बन जाएगा। और ऐसे अगर हमने 5,000 क्वेश्चन कर लिया और उसमें से ही सारा आ गया, 1,000 क्वेश्चन कर लिया उसमें से ही सारा आ गया, तो अपना काम बन जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये स्कैन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहता है। वाई डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र निर्णय लेने के लिए गुणवत्ता में सुधार कैसे करता है? क्या क्योंकि निर्णय शिक्षित लोगों द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि निर्णय परामर्श और तर्क वितर्क द्वारा लिया जा रहा है, या फिर सब कुछ जुडिशरी के द्वारा, या फिर बहुत लंबा समय लगता है? तो यहाँ पर जो सबसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है जब हम बहुत ज्यादा कंसल्टेशन एंड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जब भी किसी से पूछकर आप सारी चीजें करते हो कि मुझे करना चाहिए, आप कुछ बड़ा जो है खर्चा करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ओपिनियन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, है ना। एक असिस्टिव पेडागोजी का भी टॉपिक है, जहां पर हम बच्चे को कोई भी चीज सिखाने के लिए उसको डिबेट डिस्कशन। वैसे ही डेमोक्रेसी में जब सब लोगों से पूछा जाए तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन करके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, कुछ बातें लिखी हुई है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। In a representative democracy, people rule themselves. In representative democracy, people participate in direct making of the rules. हाँ जी, बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए और बी सही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग कभी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि डायरेक्टली। कैसे? हम अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, हमें और भी काम है। चलिए, विद रेफरेंस टू प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा प्रियम्बल, उसके रिकॉर्डिंग में आपको एक सवाल आया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नहीं है, जिसका भी है, वहां से प्रियम्बल लिया गया है। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप इसमें से कौन सा सही करने वाले हैं? एक, दो या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बेटा जी, हमारा प्रियम्बल बिल्कुल हमने खुद से बनाया है, बस हमने उसमें अमेंडमेंट करके कुछ शब्दों को ऐड करा था। ठीक है, प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है। चलिए, अगला सवाल है, 7 शेड्यूल से सवाल आया है। संविधान की 7वीं अनुसूची से किससे संबंधित है? क्योंकि ये चैप्टर हमारा जरूरी है, ये टॉपिक हमारा जरूरी है, तो सारे शेड्यूल आपको नहीं पढ़ने, कुछ एक आधे शेड्यूल है जो पढ़ने, जिनमें से एक ये है। तो वैसे इस 7 शेड्यूल में हमारे पास कुछ सूची होती है बेटा कि कौन सी सरकार कौन से काम कर सकती है। राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार और लोकल गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो ऐसे कुछ टॉपिक जो कभी जिसके बारे में बात नहीं हुई है, या कभी ऐसी टॉपिक जो जिसको राज्य और राष्ट्र दोनों देखने वाला है, वो कॉन्करेंट होता है। तो 7वीं सूची में आपका आता है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास यहाँ पर नेपाल से क्वेश्चन आया है। Why did King Gyanendra start taking over different aspect of government in 2002? वो डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे, माओस्ट अपराइजिंग हो रही थी, या फिर टू सपोर्ट पीपल्स मूवमेंट इन डेमोक्रेसी, या फिर डी ऑप्शन है टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट विद पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो यहाँ पर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि वो माओइस्ट अपराइजिंग से अपने देश को बचाना चाहते थे। बाय द वे, अभी नेपाल वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है अपनी तरफ से। ठीक है, चलो, अच्छा, फेडरलिज्म के बारे में सवाल आया। ठीक है, संघवाद आप जानते हैं। संघवाद क्या होता है? राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और शक्तियों का कठोर विभाजन है, संघ को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, या राज्य स्वायत्त इकाइयां होती हैं। देखो, फेडरलिज्म का यहाँ पर ट्रू मीनिंग है जब यहाँ पर यूनियन हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी। कुछ भी नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बैठी है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट बैठी है। जब हम पावर को अलग अलग स्तरों पर, लेवल्स पर शेयर करते हैं, यही फेडरलिज्म कहलाता है।
यही फेडरलिज्म होता है। लेकिन बेटा यूनियन यहाँ सबसे पावरफुल है, तो यूनियन के पास ओवरराइडिंग अथॉरिटीज हैं, वो जो कह देगा वही पत्थर की लकीर मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेमोक्रेसी का सेंट्रल फीचर क्या है? क्या वो असमानता लेके आती है? क्या वो उच्च मजदूरी, समानता, या फिर नौकरी की सुरक्षा? बताइए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जो है वो पीपलों के लिए है, लोगों के लिए है, राइट। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए, डेमो, डेमो मतलब होता है लोग, ठीक है। क्या बात होती है बेटा? डेमो मतलब होता है लोग, और डेमो में क्रशिया, ये शब्दों से बनी है, और क्रशिया मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो यानी कि शक्ति किसके हाथ में? लोगों के। तो जो कोर आइडिया है, सेंट्रल फीचर, वो है कि लोगों को सब समानता मिलेगी, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा भैया, सब बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से। विच आर द फॉलोइंग चैलेंजेस जो हम अपने अभी करंटली फेस कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के फेस में? क्या हम एक्सपैंडिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बार लोग कुछ बोल देते हैं तो लोग बोलते हैं तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए। तो हाँ, शायद ये चैलेंज तो हमें फेस हो रहा है कि अभी भी हम लोकतंत्र के विचार को उतना ज्यादा विस्तार करने में चुनौतियां फेस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो देशद्रोह, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ पर्सन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इलेक्शन हेड, या मेंटेनिंग द, एक ही ऑप्शन हटाना है और अपना आंसर मिल जाएगा भैया। आपको सी को गोली मारनी है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कम हो जाए ना भैया, इलेक्शन तो हम नहीं चेंज कर सकते, हर 5 साल बाद भारत में इलेक्शन होते हैं, है ना, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो विधानसभा के हो, ठीक है भैया। यहाँ पर इलेक्शन आपको हटाना था, और जैसे ही आपने टट सब कुछ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन। सही बात लिखिए शायद। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले लेते हैं, और प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाता है। फिर कह रहे सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। करेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया, दोनों सही है, बिल्कुल शाबाश बेटा। याद रखना इनडायरेक्ट ही होगा। हमने क्लास का मॉनिटर बना दिया, मॉनिटर टीचर को बता रहा है कि ये बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे खुद में बता रहे हैं हम शोर मचा रहे थे, ठीक है ना। वैसे ही हेड गर्ल हेड बॉय बनाए जा रहे हैं, स्कूल में प्रिंसिपल बनाया जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन। बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, व्हाट अदर प्रोटेक्शन डू फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड? राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा, ताकि राज्य भैया हमारे सबको गड़बड़ ना कर दे। उसके साथ साथ कौन सी अन्य सुरक्षा प्रदान करता है? आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संरक्षण, पर्यावरण परिवर्तन परिवर्तन के विरुद्ध संरक्षण, या फिर बहुसंख्यों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा, ताकि जो लोग ज्यादा हैं, जो ज्यादा मात्रा में है, मान लीजिए क्लास में 90 लड़के हैं और वो 10 लड़कियों को परेशान करे, ऑपोजिट में 90 लड़कियां हैं वो 10 लड़कों को परेशान करे, तो जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ मेजोरिटी, ताकि बेटा जो 90 लड़कियां क्लास में है वो हमारे 10 लड़कों को परेशान ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर सी होना चाहिए। अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट, जो भी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पूछा है। पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली, गई भैंस पानी में। People choose their representative through an election process. In representative democracy, a king has absolute power to rule the country. गया क्वेश्चन, ओनली बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में राजा होता ही नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, पावर इज इन हैंड ऑफ द पीपल। तो गया। पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव, हाँ हम अपने मन से नहीं करते, पर्चियां नहीं डाल रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं कर रहे, इलेक्शन में जाते हैं, वोट देते हैं पूरा प्रोसीजर से, एंड बेटा लोगों का कभी डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, बस वोट देने जाते हैं। और यहाँ पर ए भी गलत हो जाता और ए गलत होता तो वैसे ही मिल जाता, बट बेटा सी भी गलत लिखा है क्योंकि राजा नहीं होता है, ठीक है, राजा यहाँ पर नहीं होता है। अच्छा एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ। विद रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट का कुछ कानून बनाने के लिए रिश्ता है, बहुत बढ़िया। द स्टेट लॉ दैट हैज बीन रिजर्व फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिसीव्ड हिज एसेंट can prevail over the law made by the parliament for the whole country. The constitution expressly secure the predominance of union list, concurrent list over the state list. All the matter enumerated in the state list can be introduced in legislature without prior sanction from union or the president. एक बार हिंदी में फटाफट से पढ़ लीजिए। राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा गया है और उसकी सहमति प्राप्त हो गई है, पूरे देश के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी हो सकता है। संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सूची पर संघ सूची और समवर्ती सूची की प्रावधानता सुरक्षित करता है। राज्य सूची में शामिल सभी संघों विषयों को संघ और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, लेकिन यहाँ पर बेटा जी ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, स्टेट लॉ नहीं है, यूनियन लॉ,
ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, 2 और 3 गलत हो जाता है। आसान सा सवाल है, करवाया हुआ ये मैंने आप लोगों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान, खतरनाक, है ना, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। चाइल्ड लेबर बेटा छोटे 14 साल या 14 साल से छोटे बच्चे, मतलब 14 साल से छोटे बच्चे को नहीं करवा सकते हैं, और ये है आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 में ये प्रावधान दिया है कि आप नहीं उससे काम कराते हो। चलिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल। कौन कौन से हैं वो राइट टू इक्वालिटी, बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 लेखों द्वारा प्रदान किया गया, वो है आपके 14 से 18। ठीक है, 14 to 18। अब एक और क्वेश्चन आया है, इसको भी करना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आया है, सॉरी कर्तव्यों से। डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, सभी आम चुनावों में मतदान करना, भाव को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। बताइए, फंडामेंटल मतलब कर्तव्य है, मानोगे ठीक है, नहीं मानोगे कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका कर्तव्य है वो है ए और डी। ठीक है, ए और डी ऑप्शन जो है, ए और डी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। बाकी जो है आपको पता है, बुजुर्गों की देखभाल करना, ऐसा कोई कर्तव्य लिखा नहीं हुआ, इसलिए शायद अपने वृद्ध आश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं लोग। और वोट इन ऑल जनरल इलेक्शन, जरूरी नहीं, बहुत लोग वोट करने नहीं आते है ना, तो यहाँ पर ही कोई मौलिक जो है कर्तव्य नहीं है। बाकी एक आपको जो है स्वभाव ऐसा जो है साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, और छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनना चाहिए। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, एंड इसका कह रहा है बिकॉज पंचायती राज रिफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पंचायती राज कहाँ होता है, लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, गाँव में होता है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि यस ये थर्ड टायर है, लेकिन बेटा जी इसका कोई लेना देना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये तो आपको याद रखना है, रिफर्स टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना छोटा सा ये क्या है, ये कोई केंद्र सरकार नहीं है, ये स्थानीय सरकार है जो गांव में होती है। ठीक है, इनके ग्राम पंचायत वगैरह जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा आर तो बिल्कुल गलत हो गया, बाकी ठीक लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डेमोक्रेसी बीइंग द मोस्ट प्रेवलेंट एंड बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आखिरकार डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया क्यों है भाई, क्योंकि वो स्टेबिलिटी लेके आती है, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग है, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ द इनकम इक्वालिटीज। हाँ जी बताएं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वो क्विक नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट भी जो है कभी कभी इनकरेक्ट हो जाती है, लोग धरने पर बैठ जाते हैं, और स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना। और यहाँ पर इन इक्वालिटीज को भी वो कम नहीं करती है कि अंबानी जी का पैसा मुझे दे दिया। बट हाँ, ये है कि वो जवाबदेही है, सरकार की ओर से जवाबदेही जो है वो निकालते, इसलिए उससे सबसे बेहतर हम मान लेते हैं। बाकी और सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ाया हुआ है, 7th क्लास का चैप्टर है सिविक्स का, वहां से सवाल आया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे से पूर्णतः बिल्कुल अलग है, और उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, दोनों के बीच कोई फासला नहीं है, उनके बीच जो है वो क्या है, आर्बिटरी जो है अपने आप से कह के अलग हो गए हैं। देखो याद रखना ये है, बिल्कुल यहाँ पर दे फॉलो प्रिंसिपल डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि हर समय उंगली करे, लेकिन कुछ गलत होगा तो भी उंगली हो सकती है। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हुआ है, जो हमारे सिख लोग होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हेलमेट वो नहीं लगा पाता है, जिसके लिए उनको पगड़ी उतारनी पड़ती है। एंड दैट अगेन, जहां पर रिलीजन के बीच में स्टेट ने इंटरफेयर करा है और जो लोग पगड़ी लगाते हैं वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, राइट। तो ऐसा इंटरवेंशन कहलाता है जब उनके बीच एक सैद्धांतिक फैसला हो कि हम उतना इंटरफेयर करेंगे जितना जरूरत है, लेकिन हर चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे ट्रिपल तलाक, राइट। तो ट्रिपल तलाक वो जो रिलीजियस जो है इशू था कि एक पर्टिकुलर धर्म में 3 बार तलाक बोलने से महिलाओं का तलाक हो जाता था। तो ऐसा है कि राज्य ने चुप्पी भी नहीं बांधे रखी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज कर दिया। उन्हीं जो है मुस्लिम महिलाओं ने ही इसके लिए जो है यहाँ पर प्रावधान मांगे थे। चलिए, इनमें से कौन सा यह कहने का एक हितकारी कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक है, नहीं है, नॉट ए गुड रीजन टू से। India has the largest number of voters in the world. India's election commission is very powerful. In India, everyone up the age of 18 has a right to vote. In India, losing parties accept the electoral verdict. कौन सा इनमें नहीं है कि हमारे आइडिया डेमोक्रेटिक है, और वो है सिर्फ एक फैक्ट बताना। सिर्फ एक फैक्ट बता रहे हो यहाँ पर आप, हमें एक बस क्या है तथ्य बता रहे हो कि है, तो इंडिया के पास लार्जेस्ट वोटर है, इससे हमारे जो है हमारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, वो जो एक बार पत्थर की लकीर है जो उसने कर दिया। एक इलेक्शन कमिश्नर की इतनी पावर होती है कि उस टाइम जो वो कह दें तो किसी ऑफिसर को भी निलंबित कर सकते हैं। इन इंडिया 18 अबव जो लोग हैं भाई वो वोट दे पा रहे हैं, ये भी तो डेमोक्रेटिक राइट है, ये भी तो अधिकार है। और यस, यहाँ पर हार गए तो हार माननी पड़ेगी, ये भी लोकतंत्र का चेहरा है ना। चलिए,
यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो ये हमारा एक स्किप करेंगे नेपाल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे भैया बात करो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। वैसे तो ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन आते नहीं है हमारे सीटेट में, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है। नो बेटा जी, हाँ ये थोड़ा सा आ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 जो है कुल मिला के अगर हम पढ़े आर्टिकल 15/2 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकता है सार्वजनिक जगहों पर किस तरीके के। लोगों को पहले दुकानों में, पब्लिक रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया जाता था, वेल टैंक्स रोड नहीं यूज करने दिए जाते थे, एसेस टू प्राइवेट क्लब एंड एक्सक्लूसिव सोसाइटी या फिर पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 15/2 कुछ सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच के संबंध में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन से इसमें निषेध में शामिल है। दुकानों और सार्वजनिक रेस्तरां तो जरूर होगा, जहां ये नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा। कुएं, टैंक, सड़कों का उपयोग करना, पहले बेटा लोगों को सड़क उपयोग करने नहीं दिया जाता था कि आप इस जाति के होके, उस धर्म के होके आप सड़क इस्तेमाल करोगे, ये सारी चीजें। लेकिन निजी क्लब और विशिष्ट समाजों तक पहुंच और राजनीतिक संगठन में भागीदारी हटा के आपका सब कुछ हो जाएगा, है ना। देखो ये प्राइवेट है, प्राइवेट क्लब में भाई जो जिसको इनविटेशन आएगा वही जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कोई हम अपने घर में, हमारे घर में सब थोड़ी घुस सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में आप जा सकते हो, है ना। जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो आप सारी ले सकते हो, भी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड स्टेट जो है वो बनाया था हमने 36वें अमेंडमेंट से, ठीक है। 36वें अमेंडमेंट से सिक्किम को हमने एक पूरा राज्य बना लिया था। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको भी करिए। हाफ वे हम डन हो गए, हाफ सेंचुरी हमारी हो गई 50 क्वेश्चन की। वाई इज द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी लोकतांत्रिक समाज में क्यों जरूरी है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। It ensures that all persons are equally protected by the law of the country. It prevents discrimination on the basis of religion, caste, and sex. It allows every person access to all public places, including playgrounds and shops and hotels. It ensures equal opportunity in matter of employment of by the state. हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ये सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार है, कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त हो, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता हो, यह प्रत्येक व्यक्ति का खेल के मैदानों, होटलों और दुकानों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच की अनुमति देता हो, या फिर ये राज्य द्वारा रोजगार के मामलों में असमान अवसर। तो समानता यहाँ पर आपको क्या हटाना था, कुछ भी नहीं हटाना था, सब कुछ सही है, ठीक है। सारा ही ठीक है बेटा, समानता हर 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 ऑप्शन में यहाँ पर है। भेदभाव नहीं है वो भी समानता को लेके आता है, सब बराबर है वो भी समानता है, कहीं भी जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, सब समानता के अधिकार है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हाट बेसिस पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भारत संविधान के अनुसार किस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, जेंडर एंड एज, सोशल स्टेटस एंड वेल्थ। देखो वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे भी भेदभाव करना नहीं चाहिए, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ वो शब्दों में मायने रखता है कि धर्म, जाति, रेस, नस्ल और मूल जो है जन्म स्थान, जो भी हो आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। वैसे तो कैसा भी भेदभाव बुराई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, in India people have a direct role in electing their representative because every citizen of the country irrespective of social background can contest in election। प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। जल्दी से बता दो फटाफट से आंसर क्या होगा आप लोगों का। हाँ जी बताइए। भारत में लोगों की अपनी प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका होती है, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो चुनाव लड़ सकता है। तो पहली बात तो ये कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देखो यहाँ पर बेटा इलेक्शन तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, है ना। इलेक्शन तो हम लोग डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना, कि डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन हमारा फिर जो रोल है वो सब इनडायरेक्ट हो जाता है, ये चीज भी आप याद रखना, है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप अपने किसी नेता को चुनते हैं, ठीक है, जब आप अपने किसी नेता को चुनते हैं तो आप उसे वोट के जरिए, तो ये जो वोटिंग है ये तो आप डायरेक्ट ही कर रहे हो ना उसको। अब जो फैसला लिया जाएगा, अब जो डिसीजन मेकिंग होगी ये करेंगे, तो यहाँ पर ही इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष हो जाता है, यहाँ प्रत्यक्ष रहता है, तो ए ऑप्शन भी ठीक है। बाकी एवरेज सिटीजन जो है कैसे भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है, दोनों बिना सर पैर की बातें तो नहीं है, लेकिन कोई रिश्ता भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। पहले किसी को भी पकड़ लिया जाता था भैया ना, सारी चीजें आपको पता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर द डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गारंटेड टू, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। मित्र विदेशी, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति,
शत्रु विदेशी या फिर सामाजिक और शिक्षण से पिछड़े वर्ग, तो शत्रु विदेशी है ना। तो यहाँ पर क्या है, बाकी सबको आप गिरफ्तार कर सकते हो, ऐसा और कहीं नहीं लिखा है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंडामेंटल चैलेंज बिफोर एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, स्थापित लोकतंत्रों के सम्मुख प्रमुख आधारभूत चुनौती निम्नलिखित में कौन सी है। सरकार को सेना द्वारा नियंत्रित करने के लिए बचाया जाना, न्यायपालिका पर कार्यपालिका नियंत्रण न होना, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, या फिर जन भागीदारी वृद्धि में सहायक संस्थाओं को मजबूत बनाना। मेजर फंडामेंटल चैलेंज कौन सा है हमारे पास। एंड एक बार बताओ, इसमें बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस चीज से बचाना है, चैलेंज क्या है यहाँ पर, कीपिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री, सरकार को सेना द्वारा नियंत्रित किए जाने से बचाना। ठीक है, चलो अगला सवाल है, एक एसएसटी पेडागोजी का थोड़ा सा क्वेश्चन आया है और यहाँ पर आप इसको करने की पूरी कोशिश करना। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे तो किस तरह का आकलन करे। पहले पूछ रही है ना, कि है पहले पूछ रही है तो क्या कर रही है वो, पूर्व अवधारणा की आकलन। यस, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पता है, समेटिव पता है, फॉर्मेटिव पता है, सबमिट फाइनल होती, फॉर्मेटिव होती रहती है, डायग्नोस है। कुछ टेस्ट देने के बाद बच्चों का पता चला कि इसको ये चैप्टर नहीं आता है, वो चैप्टर नहीं आता है, तो बच्चा पहले से क्या जानता है, इसको क्या बोलते हैं, एजम्पशन ऑफ प्री नॉलेज, है ना। चल एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, इसको भी करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे एकदम फटाफट पढ़ेंगे। Which of the following are valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? ठीक है, people are free to participate faith of their choice, government is likely to respond quickly fearing its defeat in the next election, opposition can draw attention to hunger and starvation, free press can support suffering from famine। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में इस तर्क के कि लोकतंत्र देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन सी वैध कारण है। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे पीड़ित की रिपोर्ट बना सकती है। सरकार बेसिकली डरती है, एक लोकतांत्रिक सरकार डरती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली बार लोग उसको नहीं लेके आएंगे पावर में, उसका बहिष्कार कर देंगे, तो वो डरेगी। जैसे आपको पता है हमारी ही किताब में चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाइना और इंडिया एक ऐसे समय था जहां बराबर थे हम, जीडीपी हमारी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन आज आप पता हो चाइना कहां पहुंच गया। तो भारत में उस समय डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, आज भी है, लेकिन चाइना में उस समय लोकतंत्र एज सच नहीं था। तो चाइना में जब फेमाइन है तो करोड़ों लोग मर गए, सरकार ने कुछ फर्क भी नहीं पड़ा सरकार को। लेकिन भारत में जब हमारे पास ऐसा अकाल पड़ता है, ऐसी कुछ भुखमरी आती है, तो सरकार बेटा जी खड़ी रहती है अडिग। ठीक है, तो लोग अपनी आस्था के पालन, कोई यहाँ पर जवाब नहीं है, सरकार अगले चुनाव में हारने से डरेगी, और विपक्ष और भूखमरी की ध्यान आकर्षित, और अगर स्वतंत्र प्रेस है तो लोगों की आप बीती दुनिया को बताएगा। बीसीडी यहाँ पर जहां पर भी वो हमारा आंसर हो जाएगा बीसीडी। ठीक है भाई, आंसर आपको नजर आ गया था। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वाई डू द कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करते हैं। माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, minority cannot develop their own culture, constitution supports the preservation and development of minority culture, the state can interfere in the functioning of minority educational institute। हिंदी में भी पढ़ लेंगे जबरदस्त तरीके से। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या दर्शाता है, सभी अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक कोई भाषा अपनी स्वयं की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, मे बी एस। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति विकसित नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन, चाहे उसको गोली मारो बहुत जोर की। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है बेटा, क्या नहीं कर सकते, वो जो कर सकते हो वही सब लिखा है। संविधान अल्पसंख्यक संस्कृतियों के संरक्षण विकास का समर्थन करता है, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का अंश में हस्तक्षेप कर सकता है। अब आपके पास बचता है ए और सी या फिर सी और डी। एक बात हमें समझ में आ गई है कि सी तो हमारा पक्का सही होगा, और अपने पास बचता है ए और डी, और जो हमारा सही आंसर है वो है ए और सी, क्योंकि यहाँ पर द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग, नो। ठीक है, तो स्टेट को इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसको जैसे अपने संस्थान बनाने चलाइए आप। ठीक है, आपका कोई इंटरफेरेंस स्टेट की तरफ से नहीं रहता है। चलिए ए सी हमारा आंसर सही है। अच्छा, पावर शेयरिंग जो होता है वो क्यों किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, सत्ता साझाकरण किसी देश के लिए क्यों अच्छा हो सकता है, बताओ। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, पीपल हैव द राइट टू बी कंसिडर्ड हाउ दे वांट टू बी गवर्न, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो पावर शेयरिंग होती है कि जब एक के पास ही शक्ति नहीं है, मल्टीपल लेवल्स पर हमारे पास शक्ति है। ऐसा नहीं कि मैं ही चोर हूं, मैं ही पुलिस हूं, मैं ही जज हूं, ऐसा तो नहीं है। चोर अलग है, पुलिस अलग है, जज अलग है। तो शक्तियों का ये जो पृथककरण होता है, शक्तियों का जो साझाकरण होता है, ये क्या करता है, दोनों लोगों के बीच में कम
लड़ाई झगड़े होते हैं और वो लोग खुद बताते हैं कि हमें कैसे रहना है ना? तो हम लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या उनको पसंद आ रही है, तो येस पावर शेयरिंग करने से जैसे गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है? मान लीजिए आप और आपके भाई-बहन जिनके आप एकदम खून पसीने की मेहनत से उनको बिल्कुल एकदम कुछ नहीं समझते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, बहस करते हो उनके साथ। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा काम है जो आपको दोनों को मिलके करने पड़ेगा, तो आप दोनों की सहमति से काम करेंगे, है ना? तू आज मेरा काम कर देना, मैं कल तेरा काम कर दूँगी। आज तू मेरा काम कर दियो, कल मैं तेरा काम देख लूँगा। समझ रहे हो? तो सहमति से जब चलाया जाता है तो दोनों को लोग कैसे चाहते हैं और कैसे उनके बीच में झगड़े ना हो, तो ये बेटा पावर शेयरिंग में दोनों हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज अकाउंटेबल है, बिल्कुल सही बात है, रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टली फुलफिल करती है नीड्स ऑफ पीपल। क्या आपके घर पर आके बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि आइए आपको क्या चाहिए, सी को गोली मारो, डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली फुलफिल करती है, सारी आपकी जरूरतें अप्रत्यक्ष रूप से फुलफिल करती है। सी खत्म खत्म खत्म, ए ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है और आपके लिए जवाबदेही है। हमने बोला था 5 करोड़ रुपए आएंगे, हमारे अकाउंट में आए ही नहीं। Identify what kind of democratic challenge is this Iraq-wide word sectarian violence as new government fails to establish its authority. कहाँ से क्वेश्चन पूछे? पहचाने कि इराक में व्यापक रूप से फैली एक सांप्रदायिक हिंसा किस तरह लोकतांत्रिक चुनौती है कि नई सरकार अपना अधिकार स्थापित करने नहीं पा रही है। तो ये है फाउंडेशनल चैलेंज, ठीक है? लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती है जो मेजर बेस ही नहीं बना पा रही है। अच्छा, बढ़िए, एक बार एसएसटी पेडागोजी का सवाल आया है, निम्न में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं? स्टूडेंट डिसाइड द एजेंडा ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी, स्टूडेंट ओनली लिसन एंड फॉलो टीचर का इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली, स्टूडेंट कुड क्वेश्चन एंड इवैल्यूएट द लर्निंग टास्क। जब बच्चा खुद अपने आप डिसाइड कर पा रहा है, बच्चे खुद, यानी कि एक छात्र नहीं, बहुत सारे छात्र बच्चे, उनको आज कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सप्रेस अपने जो भी उनके विचार हैं उनको अच्छे से, और जो है आराम से क्वेश्चन भी पूछ पा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीचर की बात सुनना और टीचर के इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना डेमोक्रेसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। नो कंट्री कैन बी सेड टू बी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक बिकॉज इंडिविजुअल कम्युनिटीज ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और मैंने आपको बोला है कि डेमोक्रेसी वो बला है बेटा जो बेहतर से बेहतरीन डेली बेसिस पर कुछ भी होगा ना डेमोक्रेसी में, कुछ भी, कितना भी डेमोक्रेसी आपके लिए कर लेगी, आप वही बोलोगे आपने करा ही क्या मेरे लिए। ये क्लास 10th का हमारे पास शीर्षक है, क्लास 10 की जो हमारी सिविक्स की किताब है उसका शीर्षक है कि लास्ट में हमारे पास एक चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 10वीं का, एक कहानी क्लास 10वीं तक जाती है। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, आखिरकार क्या निकला हमें डेमोक्रेसी से, तो पता चला लास्ट में एनसीईआरटी कह रही जाते जाते कि डेमोक्रेसी वो है भैया जो अपना टेस्ट डेली दे रही है, चाहे उसके 100 में से 100 आ जाए फिर भी वो अगले दिन अपना टेस्ट दे रही है। जैसे रोज सूर्य आ जाता है, मतलब सूर्य तो नहीं आती, जैसे रोज पृथ्वी सूर्य के पास चले जाती है, वैसे ही दिन प्रतिदिन डेमोक्रेसी अपना टेस्ट दे रही है। तो यस, यहाँ पर कभी नहीं कहा जा सकता है कि कोई मतलब एक पॉइंट नहीं है डेमोक्रेसी का कि यहाँ इसकी फिनिश लाइन है, निरंतर दौड़ रही है भैया डेमोक्रेसी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका दोनों ही करेक्ट है। यस, नो कंट्री कैन बी सेड कि कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही जाता है, गलत हो जाता है। और यस, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज दोबारा दोबारा इसको और तेज दौड़ो और तेज दौड़ो। तुमने बस आज 10 ही किलोमीटर, कल 20 किलोमीटर दौड़ना, आज 20 हो गया, कल को 30 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है? डेमोक्रेसी अपना टेस्ट निरंतर दे रही है। चलो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग जो है स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है? ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक बात है भाई। कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए, भी ठीक है। वोट का अधिकार केवल चयनित लोगों को ही दिया जाना चाहिए। इलेक्शंस, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने चाहिए, है ना भैया? क्यों सिलेक्टेड लोगों ने क्या करा है? हमारे भारत देश में, पूरी दुनिया में 18+ जो है यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार का आइडिया फॉलो होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मूल कार्य कि अपना कर भुगतान समय पर करें करों का, वोट इन लोकसभा इलेक्शन, टू एजुकेट चाइल्ड अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। मिली गया आपको आंसर, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी भैया एजुकेशन वाला तो आपको पता ही है, राइट टू एजुकेशन अब एक मौलिक अधिकार बन गया है। चलिए, एक हमारे पास आया है क्वेश्चन, पहले इसको हिंदी में कर ली, इंग्लिश में। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन रूल्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पावर है, ताकि कोई शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि रूल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अमेंडेड। द कॉन्स्टिट्यू ये
अच्छा, इधर सिर्फ इंग्लिश में था, इधर दोनों लैंग्वेज में आ गया, इधर हिंदी में दे देते ना, बस कोई बात नहीं। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित निर्धारित करता है, नियम निर्धारित। संविधान सरकारी संस्थानों की भूमिका को परिभाषित करता है। संविधान लचीला और इसे संशोधित किया जा सकता है। हाँ जी, बताइए जल्दी से। तो क्या हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि सारा ही सही है। कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कुछ रूल्स बना रहा है जिससे कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल, ये थोड़ी ना है कि जैसे हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई जज का बेटा है और उसने कुछ गलत कर दिया। अभी जज के बेटे से याद आया, जज का बेटा भी है, गिरेबाला सिंह जी जो थी अभी, जिन्होंने दहेज प्रथा में अपनी बहू को त्विषा शर्मा को मार गिराया, राइट। तो क्या वो बच गई? वो तो जज है, वो तो कुछ भी कर सकते नहीं ना। जो भैया जो रूल्स रेगुलेशन लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिख दिया उसका आप कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे आप बहुत बड़े फन ने खाओ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है कि किसका क्या काम है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो ऐसे तो सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल हैं, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पार्लियामेंट है भैया, पार्लियामेंट का क्या रोल है? कल को पार्लियामेंट लंदन में चला जाएगा घूमने कि मैं आज लंदन जा रहा हूँ, आज भारत का सामान नहीं संभालूंगा, नहीं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डिफाइन है, क्या कर सकते हो क्या नहीं। और यस बेटा जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, लचीला है और उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना कुछ हिस्सा रिजिड भी है जिसको हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42, 8 क्वेश्चन और हैं। संविधान निर्माण के दौरान भारत में क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि थी, पार्टीशन जो है आसान था, और सभी रियासतें भारत में सम्मिलित थी, वहां कोई सामाजिक या राजनीतिक उथल पुथल नहीं थी। बहुत ब्रिलियंट सवाल है, बताइए। ठीक है, चलिए। इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग, बेटा यहाँ पर क्या है, प्रोस्पेरिटी, हाँ बहुत आर्थिक है ना, हमने तो गरीबी देखी नहीं। एक ही चीज है, जब हम यहाँ पर क्या है, जब हमारे संविधान का हम निर्माण के दौरान पूरा है तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन इमिनेंटली हमें दिखने लगा था कि ये तो अब होके रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 43rd क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस क्रम में रखा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का उल्लेख। ठीक है, बताइए ऑर्डर में आप कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है जहां पर आपका जो भी हमारा राज्य है उसका नाम चेंज करना है ना, आर्टिकल 1-2 में राज्यों का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो पहले तो आप यहीं से इस सवाल को कर सकते थे, सबसे पहले बी आएगा। फिर बेटा जी यहाँ पर आर्टिकल 26 के बारे में, है ना। फिर यहाँ पर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे जो आईएएस वगैरह के होते हैं, और फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट आर्टिकल 356, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है बहुत अच्छे से अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 44th क्वेश्चन। एक मनी बिल होता है हमारा, है ना, और मनी बिल जो है आपको दिया रहता है 110 में, ठीक है, आर्टिकल 110 में। बाय द वे आर्टिकल और इन सबसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो दिल पे मत लेना, गलती से ऐड हो गया होगा। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, ठीक है। आराम से पढ़ो और करो इसको। कौन सा वो ऐसा कथन है जो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है कि हमारे पास समानता का सिद्धांत है। इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल इक्वालिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लीडिंग टू वाइडस्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रीटमेंट। Previously, there were laws protecting individuals from discrimination and treatment, but they have been revoked in democratic India. Democratic India recognized the principal equalities of law have been enacted to ensure people as treated to be equal and with dignity. Despite the existence of law protecting individual, discrimination and treatment upholds to fail. अब बताओ, लोकतांत्रिक भारत में समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है। मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। पहले व्यक्ति को भेदभाव दुर्व्यवहार से बचाने का काम था, लेकिन लोकतांत्रिक भारत ने उन्हें निरस्त कर दिया। बताओ भैया क्या बेकार बातें कर रहा है। लोकतांत्रिक भारत समानता के सिद्धांत को मान्यता देता है तथा लोगों के साथ समान और समानता के व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, ये हमारा क्लास 8 का थोड़ा सा याद आ रहा है तुमको स्टोरी की। सिर्फ संविधान में बोलने से नहीं होता है, हमें कानून भी दो, है ना। तो हमें कानून जो हमने पढ़े हैं, एट्रोसिटीज अत्याचार के विरुद्ध सारे जो कानून पढ़े हैं उससे सवाल आया। ठीक है, ये हो गया बेटा। यहाँ पर भी क्या है, विफल नहीं रहा है, बहुत सक्सेसफुल रहा है ना। हमने इतने सारे अधिकार दिए, हमारा संविधान बहुत जो है विफल रहा है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करता है ना, और अपने लिए नए नए कानून भी हो ताकि हमारे सभी लोग इक्वली फील कर पाए। चलो 46 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा किस में रिफ्लेक्ट होती है? संपत्ति, संसाधनों का दोहन करने का अधिकार, स्वतंत्रता, या फिर कर लगाने का अधिकार। सबको ये आंसर मिल गया होगा। स्पिरिट है, आत्मा है जो जितना आजाद है,
है ना, आजादी, स्वतंत्रता कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जो खाएं खा सकते हैं, जो धर्म को मानना चाहें, जहां जाना चाहें, है ना। अब भाई जाके अब तुम बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ जाओगे कि मैं तो चीन पहुंच जाऊंगा, तो ये सब नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिटेशन, है ना। आप बोले कि मैं तो पाकिस्तान को ही खा जाऊंगा आज, वो सब नहीं कर सकते। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में जो एक्सप्रेसिवली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन द सेम मैनर, क्या आपके ऊपर कर्तव्य भी थोपे जा सकते हैं? पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फॉर प्रेस्क्राइबिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर वायलेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं भैया, थोड़ा सा चक्कर ना आ गया हो हम लोगों को देख के थोड़ा इंग्लिश, है ना। अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के सामान्य न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से परिवर्तनीय है, ठीक है। संसद विशेष मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने और उनके उल्लेखन के लिए परिणाम निर्धारित करने हेतु कानून बनाने में समक्ष है। देखो, सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर 1 गलत कर देना है, क्योंकि बेटा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ये मैंने आपको क्लास में बताया। भले ही क्वेश्चन कितना भी हार्ड लैंग्वेज का पूछने की कोशिश करे जा रहे, बात बहुत मामूली सी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ऊपर कभी इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। ओनली 6 फंडामेंटल राइट किए जा सकते हैं, ना आप किसी को गलत बोलेंगे, ना किसी से गलत सुनेंगे, एज सिंपल एज दैट। बट कर्तव्य है, कर्तव्य में जैसे लिकर शराब का सेवन आता है, कोई राज्य मानता है, कोई नहीं मानता है, तो जबरदस्ती कोर्ट कह रही कि नहीं आपको ही मानना पड़ेगा, ठीक है, तो इन्फोर्स नहीं कर सकते। बाकी दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। पार्लियामेंट बेटा जी क्या करता है, वो रोल प्ले करता है, जहां पर किसी भी चीज का उल्लंघन हो रहा है तो एक्शन जरूर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने पास एक ही ऑप्शन निकल के आता था, और वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो एक और क्वेश्चन आया असर्शन रीजन से। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रेस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन, ठीक है। Because Indian polity is a result of agreement between state to form an indestructible union. My goodness, कितना भयंकर सवाल है। संविधान ने भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में, ना कि एक महासंघ के रूप में, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था राज्यों के बीच एक अविनाशी संघ बनाने की समझौते का परिणाम है। क्या आंसर देना चाहेंगे? सबको पता है कि आर बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ऐसा ही बहुत ही एक्सट्रीम जो है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, कुछ नहीं कर सकते यूनियन के पास तो कुछ, है ना, यूनियन तो फिर कुछ भी कर लेगा, गलत बात लिखिए। बाकी ए ठीक है आपका, है ना। यस, यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं हम लोग, कभी फेडरेशन नहीं पढ़ते हैं, है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है बेटा जी, हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 49th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का आज हमारा टारगेट था। The final document of Indian Constitution reflect aspect for maintaining diversity while preserving national unity. ठीक है? Because the member of Constituent Assembly were concerned with eradicating poverty through socio-economic reform and emphasize the crucial role people can play in choosing their representative. हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम दस्तावेज राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हेतु विविधता को बनाए रखने के प्रति सम्मान दर्शाता है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सामाजिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के प्रति चिंतित थे, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप क्या आंसर देना चाहेंगे? उसके लिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? दोनों बातें ठीक है, बट दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। फाइनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने सबको रखा, तो ऑब्वियसली विविधता उसमें है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही कलर का संविधान बना दिया है, एक ही तबके की बात हो रही, सबकी बात हो रही है, राष्ट्र एकता की बात हो रही है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत ज्यादा परेशान थे कि कैसे गरीबी कम होगी, कैसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे, एंड इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छे लोगों को चुना जाए, लेकिन इनके बीच में बेटा कोई रिश्ता नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा सवाल का जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है कि आप सिर्फ एक ही देश के नागरिक रह सकते हो। देर आर अ फ्यू कंट्रीज जो ड्यूअल सिटीजनशिप देती हैं, आप यहाँ के भी नागरिक बन जाइए, आप वहां के भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। और एक और देश है जिससे भारत इंस्पायर हुआ था, तो वो कौन सा देश है जिससे भारत इंस्पायर हुआ था, बताने आप चाहेंगे? तो सिंगल सिटीजनशिप है कि अगर यहाँ के नागरिक हो तो यहाँ के हो, अगर कहीं के और के हो गए तो भारत की छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है हमने इंस्पिरेशन लिया था ब्रिटेन से, हमारे ऊपर ही जो राज करके गए, ठीक है। चलिए, ये था हमारे 50 सवालों का बहुत ही सुंदर सा सिलसिला, जो कि आपने बहुत होल हार्टेडली पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छे से लेंदी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, एंड अगर आप इसमें से थोड़ा बहुत भी बातें आपके हाथ पल्ले लगी हैं, आपने सिर्फ ये अगले पिछले 30 मिनट में 40 मिनट में आपने 2x पर देखी है, तो ये सब बातें आपको एग्जाम में भी एज इट इज याद आएंगी, ठीक है। अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी है।
प्लस मेरी क्लासेस यूट्यूब पर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे जो है सैटरडे होती है, सैटरडे को मैराथन होती है एक्सेप्शनली 10 बजे से, ठीक है। बाकी रोजाना 1.5-2 घंटे क्लास होती है, मैराथन में 3-3.5 घंटे की होती है। बैच में क्लासेस होते हैं, अगर बैच में जुड़ना चाहते हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, अभी 6, 7 और 8 पर फोकस करें, आने वाले समय में 9, 10 पर फोकस करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।